एक स्टूडेंट ने हमें अपना काउंसलिंग फॉर्मेट भेजा था। आज हम उसकी काउंसलिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि उसकी जो भी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम आ रही हैं, उनका समाधान हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसी ही समस्याएं आप लोगों की हैं तो आप लोगों का भी समाधान हो जाएगा। यहाँ हम उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि प्राइवेसी वाला मैटर है, लेकिन इनको कोड दिया गया है, कोड ए। यानी इनका जो काउंसलिंग फॉर्मेट नंबर है वो 1 है। इनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या है? बायोलॉजी है। तो आज हम इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे और कैसे करके इनकी समस्या को दूर करना है और इन्हें क्या आगे समस्याएं आएंगी जिसके कारण इनकी कोई बाधा ना पड़े और इनकी उस समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो अब हमने बताया कि हमने जो अपना काउंसलिंग फॉर्मेट दिया है, तो अभी तक तो हमारे पास 3 काउंसलिंग फॉर्मेट आए हैं। इनका काउंसलिंग फॉर्मेट सबसे बेहतर है और हमने आपसे कहा था कि आप जो जो पूछा है सब बताइए। तो इन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ, मतलब जितना कहा है उतना पूरा इन्होंने बताया है। जो भी जानकारी पूछी थी सारी की सारी बताई है, जिसके कारण हमें इनको समझना और जानना आसान हो गया। कई बार आप लोग कमेंट करते हो, कहते हो हमारी ये समस्याएं हैं, हमारी ये समस्याएं हैं, तो हम आपकी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें आपका बैकग्राउंड नहीं पता है। तो आज हम, इनका सब्जेक्ट है जीव विज्ञान और इनको कोड मिला है ए, ताकि निष्ठा का उल्लंघन ना हो। आज हम इनकी काउंसलिंग करेंगे। तो हमने इनका बैकग्राउंड देखा हाई स्कूल से, तो पहली कुछ चीज़ें इनके बारे में पता लगी। पहली बात, जो स्टूडेंट ए हैं इनका जो सब्जेक्ट है वो वीक है। देखो, मैं आपको एक चीज़ कतई स्पष्ट कर दूं, जिसने बीएड किया है या जो बीएड के जरिए नौकरी लेना चाहता है, उसका एक ही गुरु मंत्र है, वो ये है कि आपका सब्जेक्ट बहुत 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 स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आपको ही बचाएगा। अगर आपको कुछ बचा सकता है वो आपका सब्जेक्ट है। तो इनका जो बैकग्राउंड है उसकी खास पैटर्न क्या है कि इन्होंने, जिनके हाई स्कूल में अगर देखा जाए तो 50 के आसपास एवरेज नंबर हैं, इंटर में देखा जाए तो भी एवरेज नंबर हैं। तो जो हाई स्कूल में सब्जेक्ट के नंबर हैं, हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, फिर बीएससी में हैं, फिर इसके बाद एमएससी किया नहीं है, तो बीएससी में जो नंबर हैं वो भी एवरेज कितने हैं? 50% है। बीएड में थोड़े ज़्यादा हैं। अब इसके बाद इन्होंने क्या है, जो एलटी ग्रेड का एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, या जो मैंने कहा था जिन लोगों ने नहीं दिया है, तो वो लोग एक ईमानदारी से पेपर सॉल्व करके भी दे सकते हैं। तो इन्होंने जो टीजीटी के नंबर बताए हैं, एलटी के नंबर बताए हैं, वो नंबर भी अगर सब्जेक्टिव देखा जाए तो 50% के आसपास चल रहे हैं। तो पहली बात क्या है कि इनका सब्जेक्ट क्या है? वीक है, जो कि 50% पे है। तो 50% पे ये सब्जेक्ट है और इनकी सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है। पहला फॉल्ट यहाँ पकड़ में आया। दूसरा ये आया, चाहे एलटी हो, टीजीटी हो या जीएस की स्थिति हो, सब में स्थिति क्या है? 50% के लगभग है। और दूसरी खास बात क्या है कि इनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो 3 चीज़ों के हैं। एक एलटी का है, या इनके पास एडिट जूनियर का है, टीजीटी का बड़ा इनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है। और दूसरी बात, मटेरियल भी ज़्यादा नहीं है। तीसरी बात क्या है? चौथी बात कि सिलेबस इन्होंने व्यवस्थित नहीं किया है। क्या नहीं किया है? सिलेबस व्यवस्थित नहीं किया है। और इनकी रुचि भी थोड़ी सी गलत है। गलत इसलिए है कि जब आप टीचर बनना चाहते हो, पहले क्या था, वैकेंसी बहुत आती थी, स्टूडेंट कम होते थे, पढ़ने वाले कम होते थे, तब बात बन जाती थी। अब वैकेंसी कम है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो जिसकी हॉबी होगी, रुचि होगी, वही काम कर पाएगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रुचि में है। रुचि जो है कुकिंग है, जो कि भाई अगर आप टीचर बनना चाहती तो आपकी जो हॉबी है वो कुकिंग नहीं, वो क्या होना चाहिए? अध्ययन और अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना आपकी रुचि होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या, जब आप रुचि आपकी जो भी होती है मन उसी में लगता है। आप किसी कुकिंग है तो भाई खाने के कौन कौन से मेथड हैं पकाने के, किस तरीके से बेहतर खाना बनेगा, कौन सी नई डिश बनाई जाए, तो माइंड वहाँ भागता है। लेकिन जब पढ़ना और पढ़ाना रहता है आपकी हॉबी, तब आप सोचते हो किस तरीके से ये टॉपिक पढ़ाया जाए, क्या किया जाए। तो पहली चीज़ क्या है कि सब्जेक्ट वीक है, 50% पकड़ है। एलटी टीजीटी में 50% का एवरेज चल रहा है। मैंने सभी जोड़ा है, हाई स्कूल, इंटर, आपका ग्रेजुएशन में। इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट में भी ले आइए। हाँ, सुपर टेट में आपके अच्छे नंबर आए हैं तो वहाँ खिचड़ी है। एक चीज़ मैंने आपकी पकड़ी कि सब्जेक्ट पे आपकी भले ही पकड़ 50% है, लेकिन जो खिचड़ी एग्जाम आते हैं जिसमें रीजनिंग भी होती है, मैथ भी होती है, जीएस भी होती है, हिंदी भी होती है, संस्कृत भी होती है, अंग्रेजी भी होती है, जहाँ पे काफ़ी सब्जेक्ट मिक्स चलते हैं, तो वहाँ पर आपका एवरेज अच्छा है। तो वहाँ पर आपका क्या है? अच्छा, चलो अब हमें उससे तो मतलब नहीं, क्योंकि सुपर टेट तो दोबारा देना नहीं है, बीएड वालों को इसी में अप्लाई करना है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, क्यों सिलेक्शन नहीं होता।
तो सबसे पहले क्या होता है, आपके सामने एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है। ये ऐसा नहीं है कि जीव विज्ञान वालों पे ही ये कॉन्सेप्ट काम करेगा या किसी एक विषय पे करेगा, ये सभी पे काम करेगा। किस तरीके से आधार बनता है, जैसे मान के चलिए ये एक पौधा है, इसके ऊपर क्या लगा है? फूल लगा है। ये फूल आपका सिलेक्शन है, जॉब है, ठीक है। जैसे आप LT की मान लीजिए, TGT की मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। ये आपकी पत्तियां हैं, 2 पत्ती इधर हैं, 2 पत्ती इधर, 4 पत्ती हैं। फिर आपका एक गमला है। एक गमले का क्या है? बेस है, आधार है। बेस है और आधार है। आपको ये गमला फूल सब समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये गमला है, फूल है, ये क्या है? इसका आधार है। अब बात ये आई कि हम आपको ये बताते हैं, इससे पहले आपके हम क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं। अब आपने कहा कि पढ़ा समझ में आता है और कोई कोई टॉपिक नहीं आता। तो देखो बात क्या है, मैंने एक चीज देखी कि आपके चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे ग्रेजुएशन हो, एवरेज 50% है। इसका मतलब 50% टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं, 50% आपको नहीं आते। तो आप कह रहे हो कि पढ़ा हुआ समझ में आता है, कोई कोई टॉपिक समझ में नहीं आता। इसका कारण यह है कि जो 50% आपको अच्छे से आता है उससे संबंधित टॉपिक समझ में आते हैं, और जो 50% आपको इंटर में वीक था, ग्रेजुएशन में वीक था, फिर जब आप कंपटीशन में जोर करते हैं वो टॉपिक पकड़ लेके, फिर आपको समझ में नहीं आते। इसको ऐसे समझिए, आप कंपटीशन देने बैठे और आपका सब्जेक्ट आ रहा है बायोलॉजी, तो जो सब्जेक्ट आप, जो टॉपिक आपका इंटर लेवल पे आपको समझ में आ गया, इंटर लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो पूरी जिंदगी भर समझा हुआ रहेगा और आप आगे भी उसे क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन जो इंटरमीडिएट में भी समझ में नहीं आया, फिर वो ग्रेजुएशन में भी नहीं आया, तो वो अब भी नहीं आएगा। तो ठीक है कि कौन सा समझ में आता है? जो आपको क्लियर है, जो आपको क्लियर नहीं है वो समझ में नहीं आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जो टॉपिक वीक है उनको पढ़ना है। उसका मैं भी तरीका बताऊंगा आपको कैसे करना है। गला साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल, मैं सोच रहा था 3-4 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन जे अब क्या पता सही होगा भी नहीं होगा, इसलिए आप वीडियो बना दी जाए। काफ़ी दिन हो गए काउंसलिंग फॉर्मेट आए हुए। तो बात समझ में आ गई कि कुछ टॉपिक क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके इंटर में भी वीक थे, आपकी BSc में भी आपको समझ में नहीं आए। वही एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि वो टॉपिक इंटर में समझ में नहीं आया, तो फिर वो ग्रेजुएशन में समझ में नहीं आया, और फिर वो आगे कंपटीशन में समझ में नहीं आ रहा है। और उसी टॉपिक का क्वेश्चन अगर LT में आया, आपका TGT में आया, एडिट जूनियर में आया, तो वहाँ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अगली बात है, याद रहता है रिवीजन करके। इसका मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, मेहनती स्टूडेंट हो और काफ़ी सीरियस स्टूडेंट हो। माहौल जो है घर का कोऑपरेटिव बना देती हूँ, यानी घर का जो माहौल है वो कोऑपरेटिव है या नहीं है, लेकिन आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेते हो। इसका मतलब ये है खुद पे नियंत्रण है, इच्छा शक्ति मजबूत है और आप अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर देते हैं। अच्छी बात है, ये एक अच्छा गुण है। अगली बात आई कि टेंशन में सोना। जब टेंशन हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं? सोना करते हैं या सो जाते हैं। तो भाई बात भी सही है, क्यों सो जाते हैं? वो इसलिए आप सो जाते हैं टेंशन होने पे, क्योंकि ना तो आपके पास कोई टारगेट है, ना आपके पास कोई होमवर्क है, और ना ही आपके आगे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो आपको वर्क करना है। जब हमारे पास कोई वर्क नहीं होता है, काम नहीं होता है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम सोते ही हैं। आप नहीं, सभी यही काम करते हो। जब कोई काम नहीं है, भाई आप ऐसे समझो एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को जिस दिन होमवर्क मिलता है तो वो कॉलेज आता है, कॉलेज से घर आता है या स्कूल से घर आता है, अपना होमवर्क करता है, इसके बाद और काम करता है। अब जिस दिन उसे होमवर्क नहीं मिलता, वो क्या करता है? सोता है या खोलता है या घूमता है। तो अगला क्या है, ज़्यादा टेंशन होने पे YouTube देखना पसंद है, YouTube देखते हैं। तो भाई देखो, YouTube कौन देखता है? सोशल मीडिया कौन देखता है? YouTube कौन देखता है? जिसके पास कोई वर्क नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, फिर तो भाई टाइम पास करना है। टाइम पास करने के लिए हम सभी लोग YouTube देखते हैं। जो कोई ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, सारे ही स्टूडेंट YouTube देखते हैं टाइम को पास करने के लिए, या प्लेजर के लिए, या देखा जाए इंजॉय के लिए। तो भाई जब आपके पास टारगेट होगा, काम होगा, तो फिर क्या होगा? आप YouTube नहीं देखेंगे। अगला है, अभी तक सफलता नहीं मिली है, 2025 में जॉब चाहिए। तो सफलता आपको क्यों नहीं मिली? इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो जी है, आपने पढ़ाई को लेके एक ही पैटर्न फॉलो किया है। जो पैटर्न आपने इंटरमीडिएट में रखा था, वही BSc में रखा, वही इसके बाद जो अन्य कंपटीशन है वहाँ पे रखा। एक ही पैटर्न का मतलब ये है, जैसे आपने नोट्स बनाए तो एक ही किताब से बनाए, वहाँ 4 से 5 किताब ऐड नहीं करी, आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखे। ये भी एक कारण है सफलता ना मिलने का। दूसरा कारण है, आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये नहीं होता है कि एक क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है बड़ा क्वेश्चन बैंक। ये भी मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन बैंक क्या होते हैं। अगला है कि आपने नोट्स बनाए हैं, वो कॉन्सेप्ट उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बनाए हैं, क्वेश्चन के। अगला ये है कि आप एक सिंगल टारगेट लेके चल रहे हो, तो आपको एक के साथ कई टारगेट लेके चलना पड़ेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसे होगा।
ठीक है। तो अब बात आई कि कैसे शुरुआत करें या क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं। तो ये क्या है, क्वेश्चन है। तो मैंने आपका हल्का सा बैकग्राउंड बता दिया कि बैकग्राउंड क्या है, कि सब्जेक्ट वीक है, टीजीटी पीजीटी में जो भी एग्जाम दिए हैं सब में एवरेज 50% है, मटेरियल नहीं है। देखो भाई, मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिना हथियारों के युद्ध नहीं लड़ा जाता, बिना हथियारों के युद्ध नहीं लड़ा जाता। तो वैसे ही ये मटेरियल आपके हथियारों की तरह होते हैं, वेपन की तरह होते हैं, इसके बिना आप नहीं कर सकते। और वेपन होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए आपका दुश्मन क्या है, आपका टारगेट क्या है। वो दुश्मन होते हैं आपके क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चन जो आपके कौन होते हैं, दुश्मन होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता, अपना एनिमी नहीं पता, तो आप क्या टारगेट करोगे। जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तभी तो समझोगे क्या है क्या नहीं। अगली चीज होती है सिलेबस को व्यवस्थित करना। सिलेबस को व्यवस्थित करना बहुत बड़ी कला है। ये कला अगर आपको आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, आप एलटी ग्रेड का, टीजीटी का, एडेड जूनियर का, ये सिलेबस कैसे होते हैं। ये सिलेबस जो हैं एक ही सब्जेक्ट के होते हैं। और अगर आपने 4 सब्जेक्ट व्यवस्थित कर लिए 4 एग्जाम का, जैसे मान के चलिए आपने क्या करा, सबसे पहले एलटी का सिलेबस लिया, फिर टीजीटी का सिलेबस लिया, फिर एडेड जूनियर का लिया, फिर ईएमआरएस का लिया। इन सब का क्या करा, सिलेबस व्यवस्थित कर लिया। सिलेबस व्यवस्थित करना क्या होता है, ऐसे कॉमन टॉपिक देखना होते हैं जो तीनों में, चारों में है। फिर कौन से टॉपिक जो है वो चारों में है, और ऐसे टॉपिक क्या है जो केवल एलटी में है, जो केवल टीजीटी में, जो केवल एडिड में, जो केवल ईएमआरएस में है। तो ऐसे टॉपिकों को अलग करा जाता है, यानी जो टॉपिक कॉमन होते हैं वो टॉपिकों को पहले तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ चर्चा कर ली क्वेश्चनों पे। अब आपको थोड़ा समझाते हैं आगे कि आखिरकार ये कैसे समस्या का समाधान होगा। देखिए, इसका समाधान होता है यहां से। मान के चलिए एक गमला है, इस गमले में आप इच्छा कर रहे हैं, क्या इच्छा कर रहे हैं कि आपका एक फूल खिले या आपका कोई भी फ्रूट, फल, फूल कुछ भी आए। तो सबसे पहले तो भाई आपको अपनी क्या करना पड़ेगी, इच्छा और रुचि, इच्छा करना पड़ेगी। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो फिर क्या होता, यह सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो सारा खेल इच्छा का है। आपको अपनी जो इच्छा है वो करनी पड़ेगी कि हाँ आपको जॉब चाहिए, आपको सिलेक्शन लेना है। पहला काम आपको क्या करना है, इच्छा करना है। अब मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आप अपनी कैसे शुरुआत करें या कैसे क्या करें। तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छा करनी पड़ेगी, अपनी रुचि डेवलप करना पड़ेगी पढ़ने में और पढ़ाने में। ये एक अलग मैटर है कि रुचि कैसे डेवलप करें। अगर ये आप जानकारी चाहते हैं तब आप भाई किसी की रुचि, भाई एलन मस्क से एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि आप मोटिवेशन अपने काम में कैसे लाते हो, आप मोटिवेट कैसे रहते हो। तो एलन मस्क ने कहा कि मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, आप दोबारा से पूछो। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, आप ये क्वेश्चन दोबारा से दोहराओ। तो उस रिपोर्टर ने कहा मैं ये पूछ रहा हूं कि आप अपने काम में मोटिवेशन कैसे लाते हो। तो एलन मस्क बोला ये बताओ कि जब मुझे बता दिया गया है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, और मुझे एक टारगेट मिल गया है, तो फिर मोटिवेशन का मतलब ही क्या है। भाई ये मेरा टारगेट है, ये मैं हूं, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, मुझे अपना काम पूरा करना है। अब इसके लिए मोटिवेशन क्या होता है, इसका मतलब आप उस टारगेट को पूरा ही नहीं करना चाहते, आपको वो समझ में ही नहीं आता काम, या आप वो करना नहीं चाहते, तभी आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आपको मोटिवेशन क्या मिलता है। तो अगर आपके पास टारगेट है तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपको अपनी इच्छा या रुचि डेवलप करना पड़ेगी कि आपको टीचर बनना है, क्या बनना है, शिक्षक बनना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या काम करना है, अपने सिलेबस को व्यवस्थित करना है। क्या करना है, सिलेबस को व्यवस्थित करना है। सिलेबस को व्यवस्थित करने का तरीका बताऊं, सबसे पहले लिखो एलटी ग्रेड का सिलेबस या प्रिंट आउट निकलवा लो, फिर टीजीटी के सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो, फिर एडिड जूनियर के सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो, फिर ईएमआरएस के सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो। इन चारों भर्तियों के आपने क्या करे, प्रिंट आउट निकाले। जो कॉमन टॉपिक हैं वो आप ऐसे लिखते गए, कॉमन टॉपिक एक जगह लिखते गए। जो टॉपिक एलटी में भी हैं, टीजीटी में भी हैं, एडिड में भी हैं, और ईएमआरएस होता है आपके जो एकलव्य आदर्श विद्यालय, आवासीय विद्यालय होते हैं, उसे ईएमआरएस कहते हैं। ये मैं 4 परीक्षाएं पता है क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक परीक्षा को लेके चल रहे हो कि मैं एलटी तैयारी कर रहा हूं, एलटी कर रहा हूं, क्या पता एलटी नहीं आई, 1 आध साल बाद आई, 1.5 साल बाद आई, फिर आप क्या करोगे। तो आप 4 परीक्षाओं को एक साथ लेके चलो। पहली एलटी ग्रेड को लेके चलो, टीजीटी को लेके चलो, एडिड जूनियर को लेके चलो, और ईएमआरएस को लेके चलो। इन 4 परीक्षाओं में से एक परीक्षा मैं स्टैंप पे लिख के दे सकता हूं कि मान के चलिए 7 से 8 महीने के अंदर हो जाएगी 100%। और इसमें नुकसान तुम्हारा कुछ नहीं है, क्योंकि इन चारों भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस लगभग 80% एक सा है।
80% कितना, 1 सा है। तो जो 80% 1 सा है वो आप तैयार कर लीजिए। अब पता लगा आपने एलटी का करा तो 80% टीजीटी हो गया, 80% एडिड, 50% एडिड जूनियर हो गया, बाकी ईएमआरएस का हो गया। तो आपकी एक साथ तैयारी कितनी चल रही है, 4। हालांकि सिलेबस आप एक ही पढ़ रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे रक्त टॉपिक है तो बायोलॉजी का रक्त टॉपिक आपका एलटी में भी है, आपका ब्लड जो है, ब्लड वो किस में है, टीजीटी में भी है, ब्लड एडिड जूनियर में भी है, और ब्लड कहाँ है, ईएमआरएस में भी है कि नहीं है। अब ह्यूमन बॉडी है वो एलटी में भी है, टीजीटी में भी है। तो ऐसे टॉपिक जो इन चारों भर्ती परीक्षाओं में आ रहे हैं वो आप क्या करिए, व्यवस्थित करिए, यानी एक जगह पर लिखिए कि अगर वो एलटी में तैयार हो गया तो वो टीजीटी में भी हो गया, वो एडिड जूनियर में भी हो गया, वो ईएमआरएस में भी हो गया। तो इसको सिलेबस को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना है कि आपको ज्यादा नहीं उलझना है, केवल आपको एलटी का देखना है और टीजीटी का देखना है, और इसके बाद ईएमआरएस का देखना है और एडिड जूनियर इसका देखना है, ज्यादा में नहीं उलझना है। एलटी देखो, एलटी टीजीटी का लगभग समान है, अंतर इतना है कि एलटी में 30 नंबर का जीएस आता है और टीजीटी में जीएस नहीं आता, पर देखा जाए तो 80 से ऊपर ही सिलेबस जो है वो सेम डिक्टो है। ईएमआरएस का भी जीएस को हटा दिया जाए तो सेम ही है, एडिड जूनियर का भी लगभग जो है साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी खूब आती है, वो भी टॉपिक वही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेबस को व्यवस्थित करोगे और फिर उसको याद करोगे। अब जैसे आपकी कोई यूनिट है, क्या है, यूनिट है, अब जो सिलेबस है मेरे पास, जैसे ये है जंतु विज्ञान, अब ये है वर्गीकरण का सिद्धांत, जाति उपजाति की धारणा, द्विपद नामपत्ति, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है एलटी में भी होगा, टीजीटी में भी होगा, एडिड में भी होगा, सब में होगा। अगला जो है वनस्पति विज्ञान में, बॉटनी में विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, तो यहाँ भी जीवाणु मिलेगा, यहाँ भी जीवाणु मिलेगा, यहाँ भी जीवाणु मिलेगा, यहाँ जीवाणु मिलेगा। पर अपने माइंड को समझा लो कि आपका ये टॉपिक और किन किन भर्ती परीक्षाओं में है। तो पहला काम आपको क्या करना है, अपना सिलेबस क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो आपका जो ये गमला है, अगर इसमें आप चाह रहे हैं फूल आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस व्यवस्थित करना है। अब आपको अपने आप को 2 तरफ बांट लेना है। कितनी तरफ बांट लेना है, 2 तरफ बांट लेना है। 2 चीजें आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक। और दूसरी तरफ आपके पास क्या होना चाहिए, मटेरियल, जिसको बुक भी कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन बैंक, और ये आपका क्या हो गया, मटेरियल। तो इस गमले में 2 चीजें होना बहुत जरूरी हैं। जैसे मिट्टी होती है, पहला क्वेश्चन बैंक। अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन बैंक लेना है ये मैं आपको बताता हूं। आपको एलटी ग्रुप का क्वेश्चन बैंक लेना है। किसका लेना है, एलटी ग्रुप का। ये एलटी ग्रुप का क्वेश्चन बैंक का क्या मतलब है, मतलब यह है कि एक आयोग है पीसीएस, जो एलटी के साथ साथ 3-4 परीक्षाएं और कराता है शिक्षक भर्ती की। और इसकी खास बात यह होती है कि जो इनका एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, वो एक जैसा ही पैटर्न, यानी कहने का मतलब एक सब्जेक्ट का जो है एक ही एग्जामिनर होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आपके पास एलटी ग्रुप के सॉल्व पेपर होने चाहिए, तो आपको करना क्या है, कंपटीशन बुक हाउस पे चले जाइए और जाने के बाद क्या करना है कि आपको एलटी ग्रुप का लेना है। किसका लेना है, एलटी ग्रुप का। क्या, क्वेश्चन बैंक। आप यूथ का ले सकते हो, यूथ के अच्छे हैं, यूथ का ले सकते हो, यूथ के अच्छे हैं। अब एलटी ग्रेड में पहला जो हो गया वो एलटी का हो गया, दूसरा किसका हो गया, जीआईसी का हो गया, तीसरा किसका हो गया, आपका जीडीसी। यानी आपको उसको बोलना है कि मुझको यूथ पब्लिकेशन का एलटी ग्रेड का, यूथ पब्लिकेशन का एलटी ग्रेड के सेल्फ पेपर दे दीजिए, जीआईसी प्रवक्ता के दे दीजिए, जीडीसी दे दीजिए। तो ये हो गए आपके कौन से, एलटी ग्रुप। और दूसरे आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए टीजीटी ग्रुप का। टीजीटी ग्रुप में एक टीजीटी का एक आपको सॉल्व पेपर लेना है, यूथ का ले लीजिए, अच्छा है, चाहे यूथ का ले लो, घटना चक्र का ले लो। यूथ का इसलिए अच्छा लगता है कि यूथ जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन अच्छा दे रखा है। इसके बाद आपको पीजीटी का लेना है और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का लेना है। ये आपको बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान के ये आपको 3 पेपर चाहिए यूथ पब्लिकेशन के। इसके बाद आपको और किसका लेना है, ईएमआरएस का, क्योंकि ईएमआरएस आने वाली है, ये आप भी जानते हो। तो आपको ईएमआरएस का टीजीटी और पीजीटी
किसका? जीव विज्ञान का। टीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी जीव विज्ञान। हो सकता है टीजीटी में साइंस करके हो, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, 50-50% में रहता है। इसके बाद आप हायर ग्रुप में क्या लेंगे? एक जीव विज्ञान नेट का, यूजीसी नेट का ले लीजिए। किसका? जीव विज्ञान का। और कंबाइंड ग्रुप में ऐसा आता है खिचड़ी टाइप का, जिसमें आपका खास बात क्या होती है, आप जीव विज्ञान के नाम से लेंगे यूथ पब्लिकेशन का, उसमें डीएसएसबी के ही पेपर होंगे, नवोदय के भी पेपर होंगे, केंद्रीय विद्यालय के भी पेपर होंगे, और इसके अलावा जो अन्य राज्यों में जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है शिक्षक भर्ती में, उस सबके पेपर आपको एक जगह पे मिलेंगे। और इसकी खास बात ये होगी, ये कैसा होगा, ये चैप्टर वाइज होगा। जैसे आपको किसी को ह्यूमन बॉडी पढ़ाना है तो उनकी किताब में ह्यूमन बॉडी से अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो नवोदय में आए हैं, चाहे टीजीटी में है, चाहे पीजीटी में है, चाहे डीएसएसबी में है, चाहे केवीएस में है, या ईएमआरएस में है, या यूजीसी नेट में है, जहां भी हैं वो सारे पेपर आपको कहाँ मिलेंगे? एक जगह पे मिलेंगे। तो ये आपको अलग से लेना है, कंबाइंड वाला। इसको क्या नाम दिया गया है? कंबाइंड वाला, कंबाइंड। पर यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि जो एलटी ग्रेड का लेंगे वो केवल एक ही लेंगे, एलटी ग्रेड का यहाँ कंबाइंड नहीं लेंगे। जेआईसी का लेंगे एक ही लेंगे, जीडीसी का लेंगे एक ही लेंगे, ऐसी टीजीटी पीजीटी सब अलग अलग लेना है, ये भी कंबाइंड आपको लेना है। तो इतने आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन बैंक चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे कि आपके पास इतने क्वेश्चन बैंक आपकी मेज पे आ गए। कहाँ आ गए? आपकी मेज पे आ गए। अब क्वेश्चन बैंक मेज पे आने के बाद क्या करना है आपको? कोई भी एक टॉपिक पकड़ लिया, ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले आपको इस ग्रुप में देखना है कि ह्यूमन बॉडी से कुल कितने क्वेश्चन आए और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। उन क्वेश्चनों को आपने यहाँ लिख दिया एलटी ग्रुप, और इसके बाद उन क्वेश्चनों को ऐसे नोट कर लिया, नोट कर लिया। इसके बाद आपका ये काम पूरा हो गया। अगला पेज लिया, उस पर लिख दिया टीजीटी ग्रुप। अब टीजीटी में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में जितने भी क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से आए वो आपने क्या कर लिए? नोट कर लिए। तीसरे पेज पे आपने क्या करा? आपने ईएमआरएस के और नेट के ये क्वेश्चन नोट कर लिए। और चौथे पे क्या करा? कंबाइंड में जितने क्वेश्चन आए वो नोट कर लिए। अब 4 पेजों पे आपके पास अलग अलग क्या आ गए? क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन आ गए। अब आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इस एग्जाम में भी रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी रिपीट हो रहे हैं, और इसमें भी रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन सब में रिपीट हो रहे हैं उसको हाईलाइटर लगा लीजिए ग्रीन कलर का, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक योर सब्जेक्ट। ये तुम्हारे सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसमें? ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। या ब्लड सर्कुलेशन ले लो, ब्लड ले लो, ब्लड में देख रहे हो आप कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो जो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं उसको एक तरफ करो, और जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको आपस में मर्ज करने की कोशिश करो। मर्ज का मतलब एक पेज पर लाने की कोशिश करो, ठीक है, कि यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, यानी एक पेज पर सारे क्वेश्चन आपके आ जाएं। अब आपके पास दुनिया जहान के जितने भी ब्लड सर्कुलेशन के क्वेश्चन हैं या ह्यूमन बॉडी के हैं वो कहाँ आ गए? एक पेज पर आ गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करा? इसका फुल डायग्राम बना लिया, फुल डायग्राम बन गया। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? आपके पास, अब जैसे बायोलॉजी पे मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सी मार्केट में किताबें आ रही हैं, लोग किताबें बना रहे हैं, पर उन किताबों में प्रॉब्लम ये है कि फिल्टर को ज़्यादा लगा दिया। फिल्टर ज़्यादा लगाने का मतलब ये है कि एक तो मूल किताब होती है जिसको मूल किताब कहते हैं या संदर्भ किताब कहते हैं, या एक इम्पोर्टेंट किताब होती है। दूसरे कुछ लोग किताबों को छापते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम ये आती है फिल्टर लगा देते हैं। और फिल्टर लगाने से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो अपनी मर्जी से तय करते हैं कि कितना उनको लिखना है और कितना उनको किताब में नहीं लिखना है। तो आपको क्या करना है? मार्केट की फिल्टर वाली किताबें नहीं खरीदना है। अब वैसे तो मैं आपसे कह दूं कि बिबास पैनोरमा की आप विज्ञान ले लो, आप टाटा मैग्रा हिल की ले लो, आप यूनिक पब्लिकेशन की ले लो, आप स्पेक्ट्रम की ले लो, ऐसे तो बहुत से ब्रांड हैं, बहुत पब्लिकेशन है, पर हमको वो किताबें नहीं लेना है। हमको कौन सी लेना है? जो हमारी एंथेटिक किताबें हैं जो इंटर में चलती है। अब जैसे एक जो है जूलॉजी की बहुत मस्त किताब है, वो ये वाली है इंटर की। अब सीबीएसई से पढ़ा है उसने ये नहीं पढ़ा होगा, पर ये आपके पास होनी ही चाहिए। इसको मैंने पढ़ा था, रीड किया, बहुत अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के आपको क्या लेना है? इंटर की बुक लेना है। इसके बाद आपकी बीएससी में जितनी किताबें हैं आप वो ले लीजिए। इसके बाद एमएससी की ले लीजिए। अब आप कहोगे मैंने तो एमएससी करी नहीं है, और ये किताबें ओल्ड वाली लेना है, न्यू वाली नहीं लेना, जो भी सेमेस्टर वाइज चल रही है ये मत लीजिए। किसी भी बुक सेलर पर चले जाइए जहाँ पुरानी किताबें मिलती हैं, तो वहाँ बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगी। जिस दौर में आपने बीएससी किया था उस समय की बीएससी की किताबें, एमएससी की किताबें, और हायर बुक लेने का मन करे तो ले लीजिए, वरना अभी इसको छोड़ दीजिए। हायर बुक ले तो बिबास पैनोरमा की ले लीजिए और टाटा मैग्रा हिल की, पर वो ज़्यादा आपकी हेल्प कर नहीं पाएंगी।
इसके बाद आपने क्या है कि जैसे आपने इतनी किताबें लिख ली, अब इसके बाद लेटेस्ट रिसर्च क्या है इसको थोड़ा सा रोक के रखिए, जब आप नोट्स बनाएंगे तब इसको ऐड करेंगे। तो एक तरफ आपके क्या हैं, ये 10 साल के पेपर हैं अलग अलग चीज़ों के, एक तरफ क्या है आपके पास मटेरियल है। अब आपने क्या करा, जो सारे पेपर हैं उनको एक पेज में कर लिया। अब इन जो किताबें हैं इंटर की, बीएससी की, एमएससी की, अब इनको एक कैसे करेंगे, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कैसे। जैसे आपका टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक है ब्लड, बायोलॉजी में आपका टॉपिक क्या है, ब्लड। अब मान के चलिए ये आपके पास 3 किताबें हैं। पहली किताब क्या है, इंटरमीडिएट की, आपको दिख रही है। दूसरी किताब मान के चलिए क्या है, मान लीजिए है तो ये कक्षा 9 की, लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो है आपकी बीएससी की है, और ये किताब मान लीजिए आपकी पीजी की है, ठीक है। अब इन तीनों किताबों को आपने खोल के रखा अपनी मेज पे। खोल के रखने के बाद इन तीनों में ब्लड सर्कुलेशन खोल लिया, ब्लड खोल लिया। अब आपने क्या करा, एक पेज पे जितने ब्लड के टॉपिक हैं वो सारे नोट कर लिए, दूसरी किताब के दूसरे पेज पे ब्लड के टॉपिक नोट कर लिए, तीसरी किताब से क्या करा, ब्लड के टॉपिक नोट कर लिए। अब इन तीनों टॉपिकों को तुमने क्या करा, अलग अलग पेज पर नोट करे। यानी आपने इंटरमीडिएट से यहाँ से ले लिया, फिर इसके बाद बीएससी से यहाँ से ले लिया, एमएससी से यहाँ ले लिया, ये भी ब्लड के टॉपिक हैं, लिखना नहीं है, केवल टॉपिक, फिर ये टॉपिक। अब आप ये देखो कि आखिरकार इंटर की किताब छोटी है, टॉपिक कम होंगे, बीएससी की थोड़ी बड़ी है, एमएससी की और बड़ी है। अब आपने एक ऐसा पेज लिया और उस पेज पे क्या करा, एक ही पेज पे पूरे के पूरे जितने टॉपिक हैं वो सारे ही लिख दिए, जिसमें आपके ऐड हो गए इंटर वाले भी, बीएससी वाले, एमएससी वाले। अब आपको पता लग गया कि इसके बाहर ब्लड नहीं आएगा, यानी ब्लड के जितने भी हेडिंग है वो इसके अंतर्गत आ गए। तो अब ये आपके क्या हो गए, टॉपिक हो गए। और इसके बाद क्या है आपके ये पर्सन। अब आपने यहाँ पे टॉपिकों को मर्ज कर लिया, बात समझ में आई। एक किताब के टॉपिक, 2 के, 3 के, सबको आपस में क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। भाई आपने देखेंगे कि इंटर में कम होगा, बीएससी में थोड़ा ज़्यादा होगा, एमएससी में ज़्यादा होगा। और अगर उसकी आप लेटेस्ट रिसर्च भी देख सकते हैं नेट पे, क्रोम पे डाल के या गूगल करके, आपने गूगल पे देख लिया कि ब्लड से संबंधित इस समय न्यू रिसर्च किया है। अब आपने उसके नीचे भी ऐड कर लिया कि ब्लड संबंधित न्यू रिसर्च 2024, ऐसा भी नोबेल वोबेल मिल रहे हैं तो ब्लड में प्रोटीन और ये वो, तो इस तरीके की लेटेस्ट न्यूज़। अब आपने क्या करा, टॉपिक और क्वेश्चनों को एक पेज पे ले आए। क्या करा, एक पेज पे ले आए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ, आप समझ पाओगे। वक्त की बात है भी, ओह माय गॉड, फैल गए। जैसे आपका एक टॉपिक है चाय। अब इस चाय टॉपिक जो है, चलो चाय टॉपिक है, अब ये चाय टॉपिक देखा जाए तो क्या करा है यहाँ पे। अब ये पहला पेज है जो इंटर की बुक के हेडिंग है, दूसरी पेज है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल के हेडिंग है, तीसरा पेज है जो आपके पीजी लेवल के हैं, और जे हायर बुक के हैं। इन सबको क्या करा, ऐड करा, और ऐड करने के बाद क्या बना, पूरा एक ही यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे हेडिंग आ गए। लो भाई, चाय के जितने हैं वो यहाँ पे आ गए। देखो कितना इस पर होमवर्क किया गया है। सब होमवर्क करने के बाद में ये पूरे चाय के यहाँ पे क्या हो गया, एक में आ गए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ब्लड जो इंटर का है, बीएससी का, एमएससी का है, उसको एक ही पेज पे हेडिंग ले आओगे। ध्यान रखिए मैं ये कह रहा हूँ, हेडिंग लाना है। क्या लाना है, हेडिंग लाना है। उसके अंदर का कुछ नहीं लिखना है। हेडिंग लाने से आपको ये पता लगेगा कि आखिरकार ये टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक फैल के पहुँच गया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हेडिंगों को कर लेंगे। और उस हेडिंग के आगे उससे संबंधित जो जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे ब्लड का एक मान के चलिए ब्लड ग्रुप करके एक टॉपिक मिलेगा आपको, ब्लड के अंदर ही ब्लड ग्रुप करके मिलेगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, हेडिंग ब्लड ग्रुप। अब इसके आगे प्रश्न कैसे ऐड करेंगे कि एलटी में ब्लड ग्रुप संबंधित जो क्वेश्चन आए, जीआईसी प्रवक्ता में जो आए हैं, ठीक है, जीडीसी में जो आए, पीजीटी में जो आए, टेट में जो आए, जिसमें जो क्वेश्चन आया है वो आप इसी के आगे मेंशन कर देंगे। तो जब आप क्या करेंगे, आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप जब नोट्स बनाने बैठेंगे तो आपके पास 3 महत्वपूर्ण किताबों के टॉपिक भी हैं और आपको ये भी पता लग रहा है कि आखिरकार ब्लड ग्रुप वाले कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन टीजीटी में पूछे हैं
कितने क्वेश्चन 10 साल में एलटी में पूछे हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे हैं, कितने ईएमआरएस में पूछे हैं, कितने उसने जीडीसी में पूछे हैं, कितने उसने एडिट जूनियर में पूछे हैं। पूरे का पूरा परीक्षा पैटर्न आपके सामने रखा होगा। फिर जो काम आप परीक्षाओं के बाद करते हैं, पुराने साल के क्वेश्चन लगाना, वो काम आप पहले ही कर लिए। अब आपको ये काम कंप्लीट हो गया, अब आप बैठे नोट्स बनाने। अब आपको ये टेंशन नहीं है कि मैं कहाँ से बनाऊं, क्या बनाऊं, कितना लूं, क्या करूं, क्या ना करूं। अब आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि इस पूरे टॉपिक के अंदर के टॉपिक के वो कौन से हिस्से हैं जहां से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और वो कौन से हिस्से हैं जहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि जहां से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से देखना है, और जहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं या तो उसको हल्के से लिखना है, नोट्स बनाना है, और जहां से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसकी जगह ही छोड़ देना है, वो दूसरे राउंड में देखा जाएगा। अब इसके बाद आपका नोट्स बन गया। बहुत से लोगों को तो नोट्स बनाने का मतलब ही नहीं पता। उनको ये लगता है किताब उठाई, उसको अपनी कॉपी में लिख लिया, नोट्स हो गए। नोट्स ये नहीं है। नोट्स ये हैं कि एक किताब को लिखा नोट्स, फिर दूसरी को उसमें ऐड करा, तीसरे को ऐड करा, और चौथी किताब में कुछ बातें एक्स्ट्रा मिली वो भी उसमें ऐड कर लिया। इसके बाद आपका नोट्स बन गया। अब आप उसका रिविजन करेंगे, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे, चिंतन करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि एक ऐसा रक्त भी है जो सबको दे सकता है और एक ऐसा रक्त भी है जो सबका ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या कारण है, अब मैं चिंतन करेंगे और अपने लॉन्ग नोट्स को क्या करेंगे, शॉर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ऐसे करके इसको डायग्रामेटिकल कर देंगे कि ब्लड में इस तरीके से ये, इस तरीके से ये, इस तरीके से ये, क्या करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप अपने मॉक टेस्ट स्वयं बनाएंगे। क्या करेंगे, अपने मॉक टेस्ट स्वयं बनाएंगे। यानी जहाँ से क्वेश्चन आए थे अब तक वो तो आपको पता लग ही गए कि ह्यूमन बॉडी में कहाँ से क्वेश्चन आया, आपको सब पता है। ब्लड में कहाँ से क्वेश्चन आया, आपको सब पता है। हॉट है टॉपिक हृदय, अब हृदय में कुल कितने क्वेश्चन आए वो भी आपको पता लग गए। अब आप अपने क्वेश्चन बनाओ, जितने आप चिंतन करके बना सकते हो। अब आप एक एग्जामिनर की भूमिका में हो, यानी अब आप क्वेश्चन बनाने लगे। अब आप स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप शिक्षक नहीं रहे, अब आप कौन हो चुके हो, अब आप हो चुके हो एग्जामिनर। अब वो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब पेपर देने स्टूडेंट नहीं जाएगा, एक एग्जामिनर जाएगा। और पेपर कौन बनाएगा, एग्जामिनर। इसके बाद जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, फिर आप अन्य राज्यों के मॉक टेस्ट लगाते रहें। इस तरीके से क्या है, आपकी तैयारी एक सिस्टम में पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार मैं और आपको बता देता हूं फिर से कि सिलेबस को व्यवस्थित करिए पहले, फिर पुराने साल के क्वेश्चन पेपर को व्यवस्थित करिए, फिर टॉपिक को व्यवस्थित करिए, फिर टॉपिक और क्वेश्चन पेपर को एक साथ लिखिए। जैसे ब्लड अगर एक टॉपिक है तो उससे संबंधित जितने क्वेश्चन आए उसको उसके सामने लिखिए। इसके बाद आप नोट्स बनाइए, और नोट्स एक किताब से नहीं बनेंगे, इसमें इंटर भी ऐड होगा, बीएससी भी ऐड होगा, एमएससी भी ऐड होगा। ठीक है, इसके बाद आप स्वयं भी मॉक टेस्ट बना सकते हैं। इसके लिए आप ये करिए कि जो आप नोट्स बनाएंगे, क्या करेंगे, जो नोट्स बनाएंगे वो आप A4 पे बनाइए। क्या बनाइए, A4 पे। और एक A4 का जो एक हिस्सा है वो आप खाली कर दीजिए। यानी पहले आपने A4 पर नोट्स बनाए और बनाने के बाद यहाँ आपने अपने नोट्स लगा दिए, और ये हिस्सा आप पूरा खाली रखेंगे। क्या करेंगे, पेज का एक हिस्सा खाली। इस खाली से क्या फ़ायदा है, अगर कोई नई जानकारी आई है, कोई नई रिसर्च आई है, क्या आई है, कोई नई रिसर्च आई है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। या अगर इस टॉपिक का डायग्राम बनाना है आप डायग्राम बना देंगे, या इसको वन लाइनर बनाना है तो आप वन लाइनर बना लेंगे। इसके बाद क्या करिए, आप अन्य राज्यों के क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए। तो इस तरीके से आप करिए। हो सकता है कि मैंने जो आपको बात समझाई हो ये बात आपको समझ में ना आई हो, या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, तो ये ऐसा पहली बार होता ही है। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है कि टीचर आता है, वो इस तरीके से क्या करता है, कुछ मटेरियल या कुछ नोट्स या कुछ किताबें उसने बच्चे को बता दी, बच्चे ने वो पढ़ी और उसके हिसाब से परीक्षा हॉल में गया, पता लगा फेल हो गया। ठीक है, या उसको क्वेश्चन नहीं बन पाया, समझ नहीं आया। होना क्या चाहिए, बच्चे को खुद रिसर्च करना चाहिए, खुद काम करना चाहिए। तो आप इसमें टेंशन मत लेना। आप सबसे पहले अपने सिलेबस को व्यवस्थित करना, अलग अलग प्रिंट आउट निकलवा लेना इन सबके, और बाद में ऐसे टॉपिक देखना जो कॉमन हो, तो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर आपका पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन व्यवस्थित करने में घबराना मत। मुझे एकदम कमेंट मत करना कि सर जे समझ में नहीं आया वो नहीं आया। आप क्या करना कि इसमें क्वेश्चन पेपर व्यवस्थित करना। जैसे आप ये करना कि जैसे आपने क्या करा, एक टॉपिक पकड़ लिया ब्लड सर्कुलेशन। अब आप ये देखो क्वेश्चन व्यवस्थित करने में कि आखिरकार एलटी में कुल कितने क्वेश्चन आए हैं।
वो आप नोट कर लो लिख के। जीआईसी में कितने क्वेश्चन आए आप नोट कर लो, जीडीसी में कितने आए आप नोट कर लो। आपको नहीं पता इस ब्रह्मांड में जितने क्वेश्चन आए होंगे ब्लड सर्कुलेशन से वो आपके ब्रेन के अंदर होंगे। और फिर जब आप मटेरियल देखोगे तो नज़र कचरे पे नहीं पड़ेगी, नज़र काम की चीज़ पे पड़ेगी। कचरा कचरा ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से है, कोई जूते का एक्सपर्ट व्यक्ति अगर मार्केट में भी घूम रहा है तो उसकी नज़र केवल दूसरों के जूतों पे रहेगी, ना कि किसी और चीज़ पे। और उसी तरीके से कोई हेयर एक्सपर्ट अगर मार्केट में घूम रहा है या कोई ब्यूटी एक्सपर्ट घूम रहा है तो वो लोगों का क्या करेगा, चेहरा देखेगा या उनके बाल देखेगा। वैसे ही अगर आपने 10 साल के क्वेश्चन पेपर पे ग्रिप बना लिया फिर मटेरियल में काम की चीज़ दिखेंगी, बेकार की चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसके बाद आपको क्या टॉपिक व्यवस्थित करना, ये भी भाई कला है कि 4 किताबों के 3 किताबों के टॉपिक एक कर लो, क्योंकि एमएससी में थोड़े अधिक होंगे, बीएससी में कम होंगे, इंटर कम होंगे। ऐसा मर्ज करो, ऐसा जोड़ो कि तीनों के एक ही में समाहित हो जाए। जैसे आप चाय कैसे बनाते हो, पत्ती भी ऐड कर देते हो, चीनी भी ऐड कर देते हो, दूध भी ऐड करते हो तो चाय बन गई। वैसे ही आपको ये ऐड करना है। अंत में आपको एक ही पेज पे टॉपिक और क्वेश्चन दोनों ऐड करना है। आप कहोगे सर एक पेज में तो आएंगे नहीं, 2 पेज जोड़ लीजिए, 2 पेज ऐसे करके जोड़ लीजिए। कई बार हमारा मटेरियल ज़्यादा बड़ा होता है तब हम क्या करते हैं, ऐसे करके पेज जोड़ लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक लिख लिया, यहाँ पे इसके आगे क्वेश्चन लिख लिए, ताकि जब आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़ो और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हो कि ब्लड ग्रुप, तो आपको क्लियर पता है कि आखिरकार ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन कितने आए। अगला काम रिवीजन आप जानते ही हो, चिंतन आप जानते ही हो, डायग्राम आप जानते ही हो, और मॉक टेस्ट बनाओगे, अंदाज लगाओगे। अब बात आई आपको समझ में कि टेंशन में सोना, जब आप मेरे अकॉर्डिंग इतना काम करोगे फिर आपको नींद नहीं आएगी टेंशन आने पे। फिर आप क्या करोगे, अपने काम को टारगेट की तरह पूरा करोगे। अगला क्वेश्चन था आपका कि यूट्यूब देखना है। जब आपके पास इसी काम को करने में एंजॉय आएगा, मजा आएगा। आपके साथ अभी तक क्या हो रहा था, अभी आपको पता था ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना है, आपने किसी भी किताब को उठा लिया, किसी नोट्स को उठा लिया, ब्लड सर्कुलेशन तैयार कर लिया, ठीक है। अब आपको बोरिंग हो गया वो। अब आपको ये जानने के लिए रुचि रहेगी कि आखिरकार इस दुनिया में ब्लड सर्कुलेशन से कुल कितने क्वेश्चन आए हैं, और आखिरकार ब्लड सर्कुलेशन का सिरा क्या है, पैर क्या है, और ये टॉपिक कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है। तो आपको एक तो जान के बहुत मजा आएगा कि ये टॉपिक कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। विलियम हार्वे को आप जानोगे, उसका बैकग्राउंड देखोगे, उसको समझोगे क्या है क्या नहीं है। इसके बाद क्या है, आप ये जानने के लिए इंटरेस्टेड रहोगे कि आपके पास मटेरियल तो बहुत है ब्लड सर्कुलेशन का, कि आखिरकार क्वेश्चन कितने आए हैं। फिर आपको यूट्यूब नहीं देखने का मौका मिलेगा, फिर आपको क्या करेगा, मन अपना काम करने करेगा। फिर आपको जो समय मिलेगा आप रिवीजन करोगे, चिंतन करोगे, शॉर्ट डायग्राम बनाओगे, और समय मिलेगा आप अपने मॉक टेस्ट स्वयं बनाओगे। फिर आप यूट्यूब नहीं देखोगे। अभी तक सफलता नहीं मिली तो आपने निश्चित रूप से पुराने साल के क्वेश्चन पेपर पर काम नहीं किया, आपके पास मटेरियल नहीं था, सफलता नहीं मिली। आप इस तरीके से काम करेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और वैकेंसी में बता दूं, पिछली बार महिला वर्ग में 5000 वैकेंसी में से 545 वैकेंसी जो थी जीव विज्ञान की थी। वही आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी बहुत अच्छी आती है, मेहनत कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये एक सिस्टम है, व्यवस्था है जिससे आपको जॉब मिलेगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं, एलटी में वैकेंसी कम आएंगी। ये बात सही है कि लेट आएगी पर आएगी, लेकिन कम आएंगी। सिलेक्शन उसी का होगा जिसमें दम होगा, ठीक है। वही वाली बात आ गई डार्विन की, उसकी बात कितनी सच होती है, जो योग्य होगा वो जिंदा रहेगा, बाकी को मरना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ये ऐसा नियम है, इसको आप कहीं भी काट नहीं सकते, ठीक है। तैयारी करिए और कतई मत घबराइए कि आपको ये सब समझ में नहीं आया, ये नहीं आया। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करिए, आपकी बातें बनना शुरू हो जाएंगी, समझ में आना शुरू हो जाएगी।